नमस्कार, इंडिया टुडे एमपी में आपका स्वागत है। हमारे साथ आज बात करने के लिए न्यूरोलॉजी के विशेषज्ञ डॉक्टर दिनेश उदैनिया जी मौजूद हैं। उदैनिया जी दतिया मेडिकल कॉलेज के डीन भी रहे हैं और जीआर मेडिकल कॉलेज में एचओडी हैं न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट के। उदैनिया जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अभी जो रेनी सीजन चल रहा है, बारिश का जो मौसम है, तो न्यूरोलॉजी से रिलेटेड भी कुछ बीमारियां इस वक्त हो सकती हैं क्या जो जी, संभावित हो? बिल्कुल। एक बीमारी इस समय बहुत ज़्यादा बारिश के मौसम में चलती है हमारे यहाँ पे, जिसके वार्ड में भी बहुत ज़्यादा मरीज आ रहे हैं, जिसको हम गुलियन बारी सिंड्रोम जीबीएस एक शॉर्ट फॉर्म कहते हैं। बेसिकली ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही होती है। अक्सर बारिश के मौसम में हमारे पूर्वज भी कहते थे कि बाजार का खाना नहीं खाना चाहिए, पानी गंदा होता है। तो एक्चुअली उसी से रिलेटेड है कि हम जब भी बाजार के खुले में जो कचौड़ी पकौड़ी या जो भी चीज़ें खाते हैं ओपन में, तो उसके बाद जो डायरिया डेवलप हो जाता है, पेट का दस्त जो बिगड़ता है, पेट का हाजमा, उस दस्त के बाद आप ठीक तो हो जाते हो, लेकिन उसके 10 से 15 दिन बाद ये बीमारी आती है जिसको हम जीबीएस कहते हैं। होता क्या है कि एक कैंपाइलोबैक्टर जेजुनाई करके बैक्टीरिया होता है, अक्सर ये 70% केस में रिपोर्टेड किया गया है। तो ये जब भी हम गलत खाना बाजार का ओपन इन्फेक्टेड वाला ये खा लेते हैं, तो उसकी वजह से हाजमा बिगड़ता है, दस्त लगते हैं, उल्टी आती है। वो तो 4-6 दिन में आप दवा ववा लेके ठीक कर देते हैं, बट शरीर के अंदर हमारी जो सेल से लड़ने वाली वो उस जो आपको दस्त लगा था, बैक्टीरिया जो हुआ था इन्फेक्शन, उसके गलत फहमी हो जाती है और अपने ही सेल की, नसों की सेल को उनकी जैसी समझने लगती है। जी। एक जैसे आप समझो कि एक आर्मी की ड्रेस और एक आतंकवादी की ड्रेस दोनों एक जैसे पहन लेते हो, कंफ्यूजन होता है। हाँ। तो वैसे ही जो अटैक जिस समय दस्त का लगा था, और हमारी उसकी जो रूप संरचना है और हमारी नर्व सेल की संरचना ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो उस धोखे के चक्कर में अपने ही शरीर के खिलाफ काम करने लगती है हमारी खुद की सेल्स, डब्ल्यूबीसी जो लड़ते हैं। तो उसकी वजह से फिर वो नसें धीरे धीरे करंट जाना बंद हो जाता है। नसों का काम ही होता है, नर्व सेल जिसको हम कहते हैं, उसका करंट प्रवाहित करना, संदेश देना दिमाग से। जैसे भी अपने को हाथ चलाना है, पैर चलाना है, तो वो संदेश फिर बाधक रुक जाता है। तो उसकी वजह से धीरे धीरे फिर आदमी के हाथ और पैर काम नहीं करते। इस बीमारी का अमूमन लक्षण यही होता है कि आप सुबह अचानक से उठे और आप खड़े नहीं हो पा रहे हैं, बैठ के जैसे ही नीचे टॉयलेट में गए उसके बाद खड़ा होना मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से शुरुआत की, या फिर आप हाथ पानी के लिए उठाया और हाथ ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं, कपड़े नहीं पहन पा रहे हैं, तो ये अचानक से हाथ पैर का इसमें पैरालिसिस अटैक आता है और धीरे धीरे ये बढ़ता चला जाता है। यूजुअली ये 14 दिन तक बीमारी बढ़ती चली जाती है। शुरुआत में इसको पैर से होती है। सबसे पहली कंप्लेंट मरीज की होती है कि पैर से खड़ा नहीं हो पा रहा है, या चल नहीं पा रहा है, या दौड़ नहीं पा रहा। यहाँ से शुरू होकर फिर उसको हाथों में कमजोरी आती है, हाथ ऊपर उठाने में दिक्कत आती है, और फिर उसके बाद बोलने में दिक्कत आ सकती है, खाने में दिक्कत आती है। ऐसे करके शरीर से नीचे से चलते हुए वो ऊपर बढ़ती चली जाती है। और सबसे आखिरी में जो दिक्कत आती है वो सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि ये छाती की मांसपेशियां काम नहीं कर रही होती हैं। तो ये बीमारी शुरुआत तो बहुत छोटी चीज से हुई थी, लेकिन खतरनाक रूप धारण कर लेती है। जब सांस का लकवा इसमें मार करता है तो फिर हमको सांस की मशीन की आवश्यकता पड़ती है, वेंटिलेटर की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसा करीब 25% केसेज में, 100 में से 25 मरीज में ये सांस का लकवा आता है। तो इसलिए इस बीमारी को शुरू में ही पकड़ना और शुरू में ही समझना बहुत जरूरी होता है। दूसरा, इसका इलाज उपलब्ध है, लाइलाज बीमारी नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं एक चीज ये जानना चाहूंगा यहाँ पे कि इस बीमारी से जो लोग प्रभावित हो जाते हैं, तो उसमें कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप इसमें शामिल है या किसी भी उम्र के व्यक्ति को ये हो सकती है? ऐसे कोई पेशेंट भी आ रहे हैं जो अलग अलग एज ग्रुप के हों? हाँ, ज्यादातर इसमें उम्र 20 से 40 साल के बीच की यंग एज जो लड़के होते हैं, बॉयज गर्ल्स, ये ज्यादा होता है। बट ऐसा है, बच्चों को भी देखा गया है और बड़ों को भी देखा गया है। बट अमूमन जो मेजोरिटी ऑफ पेशेंट है वो 20 से 40 साल की उम्र के ही यंग लड़के, जिनको कहना चाहिए यंग एडल्ट्स में होती है। तो लक्षण इसमें कैसे पहचाने मरीज के, भाई मुझे कुछ पैरालिसिस की समस्या हो रही है? सबसे पहले उसको मैंने बताया ना, पहले हाथ पैरों में झुंझुनी हो सकती है,
मसल्स में, जांघों में उसको दर्द हो सकता है जैसे थक गया हो। उसके बाद जो मेन दिक्कत आती है वो आती है उसके बैठ के खड़ा नहीं हो पाएगा, नीचे बैठ गया उसके बाद खड़े होने के लिए उसको सहारा लेना पड़ेगा, या चलेगा या दौड़ लगाएगा तो संभव ही नहीं हो पाएगा, वो गिर पड़ेगा। ये सबसे पहला सिम्टम होता है जो इस बीमारी की तरफ सीधा सीधा इशारा करता है। हाथ ऊपर नहीं उठा पाएगा, प्रोक्सिमल वीकनेस हो जाती है, तो ऊपर की मांसपेशियां वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती हैं। तो ये कितने दिन में असर दिखता है इसका? नहीं, पहले दिन से हो जाता है, कई मरीजों में तो एक ही दिन में बढ़ जाती है बीमारी की, सांस तक आ जाती है। वैसे आइडियली पहले पैर में आएगा, 2-3 दिन के लिए पैर में रहेगा, फिर हाथ में आएगा, फिर बोलने में आएगा, 7वें दिन जाके 7वें से 14वें दिन के बीच में फिर सांस का आता है। ये एक नेचुरल कोर्स होता है। बट मैनी पेशेंट आई हैव सीन, कई मरीजों में पहले दूसरे दिन के अंदर ही सीधा सांस तक पहुंच जाता है। तो एक जब अगर सांस पे आ जाए, मतलब इसके ऊपर अगर आ जाए, बोलने में दिक्कत, खाने में दिक्कत या सांस लेने में दिक्कत है, तो ये हमारे लिए एक खतरे की घंटी है, क्योंकि इसके बाद फिर थोड़ा जीवन को लिए हमारे लिए खतरा पैदा चालू हो जाता है। बट अमूमन जो अगर नीचे से चालू हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है, तो अमूमन एक इसको हम रोक लेते हैं, क्योंकि ये बीमारी का इलाज, मैं बता रहा था, इसका इलाज होता है इम्यूनोग्लोबिन। जब शुरू में मैं आया था यहाँ ग्वालियर प्रैक्टिस में, तब तो इंजेक्शन उपलब्ध नहीं था। अब मेरे को बॉम्बे से, दिल्ली से, इंदौर से, कई जगह से मंगाने पड़ते थे। बट उसके बाद जब मैंने शुरू किया तो अब तो अमूमन हर हॉस्पिटल में इंजेक्शन उपलब्ध है। IVIG इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं इसको। बट ये इंजेक्शन महंगा बहुत है। प्राइवेट में आप अगर इस इंजेक्शन की कॉस्ट एक 50 किलोग्राम के इंसान को अगर डोज कैलकुलेट करेंगे तो करीब ऑलमोस्ट मान के चलो कि अभी भी 2-2.5 लाख रुपए से कम का उसका खर्चा नहीं आता है। काफी महंगा इलाज है। और अब तो सस्ता हो गया है। जब मैंने शुरू में ये इंजेक्शन लगाने शुरू किए थे तब तो बहुत महंगा पड़ता था, 5-5 लाख रुपए का पड़ता था, अब सस्ता हो गया है। दूसरा, इसका अगर मरीज वेंटिलेटर पे चला जाता है तो आईसीयू में रखना पड़ता है। तो आप जानते हैं कि एक आईसीयू का खर्चा, बहुत खर्चा, और फिर वेंटिलेटर का खर्चा, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि पर डे का खर्चा करीब 50,000 रुपए का पड़ता है ग्वालियर जैसे शहर में। दिल्ली में तो ये खर्चा 2 लाख पर डे पड़ रहा है। तो ये काफी महंगा इलाज इस बीमारी का है। लेकिन अगर अपन समय से पहचान लें और समय से इलाज शुरू कर दें तो हमने अभी तक रेयर 1-2 पेशेंट को शुरुआत में खोया है। उसके बाद से अभी तक मैंने किसी पेशेंट को नहीं खोया, सारे पेशेंट बचे हैं मेरे। केवल उन्हीं केस में बचाना संभव नहीं हो पाता है जिनको हम शुरू के पहले और दूसरे दिन ही सांस का लगवा आ जाता है, इतनी स्पीड तेज होती है, तो फिर मुश्किल होता है। अदरवाइज हम पेशेंट को अगर टाइम से आ जाता है विदिन 7 डेज तो हम दवाई से रोक लेते हैं उसको। डॉक्टर साहब, एक आपने जो बात यहाँ पर बताई कि उल्टी, दस्त और ये जो परेशानी होती है उसके बाद अक्सर 15-20 दिन बाद इस बीमारी की शुरुआत हो सकती है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग इसे उल्टी दस्त के बाद की कमजोरी मान लेते हैं, वीकनेस मान लेते हैं। कुछ लोग वायरल फीवर की वजह से सोचते हैं कि शरीर में टूटन हो रही है। तो इसको डिफरेंशिएट किस तरीके से किया जाए? क्या केवल अगर वो खड़ा नहीं हो पा रहा है? शुरू में तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, क्योंकि शुरू में तो पोस्ट वायरल ही मान के चलते हैं। बट आप ठीक होने के बाद फिर ये चालू होता है जी। आप उस वायरल से ठीक हो जाते हैं, ठीक होने के 10 दिन बाद, 7 दिन बाद फिर ये बीमारी अचानक शुरू होती है। तो बहुत ईजी है। अगर आप एक बार दस्त लगा, बुखार आया, उल्टी हुआ, उसके बाद आप 3-4 दिन में ठीक हो गए, ठीक होके 8-10 दिन रहे, उसके बाद फिर ये प्रॉब्लम चालू होती है, तब ये समझा जाता है कि ये उस वायरस की वजह से लगभग का बीमारी। अच्छा, तो इसका कोई बचाव या कोई प्रिकॉशन? सबसे अच्छा है बाजार का कुछ खाना ही नहीं है, ओपन ठेले का जो भी है उसको नहीं खाना है आपको। और जो भी खाना है तो देख के खाना है कि कहीं से कोई उसमें गंदगी तो नहीं है आसपास। ये चीज आपने को साफ सफाई वाली जगह से ही खाना है, तो आप काफी हद तक बच भी सकते हैं, बचते ही हैं। तो मैन यही कि बाजार में खुले दुकानों से या खुला सामान से आप कोई चीज सामग्री ना खरीदे, यही एक सबसे अच्छा उपाय है। बच्चे खासतौर पर बारिश के मौसम में जरूर बाहर का कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, तो बच्चों में भी ये समस्या आम है या नहीं? बच्चों में आम नहीं है, बट बच्चे भी इसकी गिरफ्त में देखे गए हैं। कई बच्चे इस तरह के केस में आए हैं। आम तो नहीं, आम तो ज्यादातर वही 20 साल से 40 साल की उम्र के बच्चों पे कुछ तो घर वालों का नियंत्रण रहता है, बट बच्चों में भी आती है, बड़ों में भी आती है। अब वो डिपेंड करता है उनका इम्यूनिटी स्टेटस कैसा है। बट हमारी एडवाइस तो यही रहेगी कि आप बारिश के दिनों में विशेषकर कोई भी चीज खुले में ना खाएं। जैसे हम पानी पूरी या जो
ओपन खुला पानी हुआ रहता कुछ है, भी हाँ, जिसको तो अपन उसमें माने कि प्रदूषित हो सकता है। प्रदूषित हो सकता है, जिसमें ये बैक्टीरिया हो सकता है। तो उसको अगर आप अवॉइड करेंगे तो इस बीमारी से दूर रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक अंतिम प्रश्न मेरा ये है कि इस बीमारी से अगर कोई ग्रसित हो जाता है, उसका ट्रीटमेंट भी हो जाता है, तो फिर इसके दोबारा आने के कोई चांसेस रहते हैं नहीं, या? यूजुअली नहीं होते हैं, बट मैंने कहा बिरले केसेस में देखा गया है, लेकिन वो फिर दूसरी बीमारी की कैटेगरी में आ जाता है। यूजुअली मोनोफेजिक, मतलब एक ही बार बीमारी आती है और चली जाती है। अब तो ये बीमारी थोड़ा आसान होगी, शुरू में कठिन था क्योंकि इसका इंजेक्शन नहीं मिलते थे, फिर इलाज बहुत महंगा था, फिर वेंटिलेटर नहीं होते थे। अब तो गवर्नमेंट हमारे सरकारी अस्पताल में इसके इंजेक्शन फ्री में उपलब्ध करा रही है। हमारे वार्ड में अभी जेएच में कम से कम डेली के 3 या 4 मरीज भर्ती है और सबको हम इम्यूनोग्लोबिन फ्री में लगवा रहे हैं आयुष्मान के अंदर। तो अब तो इलाज बहुत आसान हो गया। अगर आप बस शुरू आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है कि अगर जरा भी शंका हो तो तत्काल न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएं। आप न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाएंगे, वो इमीडिएटली पिकअप कर लेगा, आपके इंजेक्शन लग जाएंगे, आपकी बीमारी ऊपर चढ़ने से रुक जाएगी, फिर आपको कोई खतरा नहीं है। तो बस थोड़ा सा अलर्ट रहें। आपको लगता है कि कोई भी मसल्स वीकनेस आ रही है, हाथ पैरों में झंझनाहट आ रही है, चलने उठने में दिक्कत आ रही है, तो तत्काल न्यूरोलॉजिस्ट को आप संपर्क करें, जो भी आपके आसपास हो या जिसको आप जानते हैं, तो ये बीमारी चेक हो जाएगी। तो जैसा डॉक्टर उदैनिया जी ने बताया कि बारिश के दिनों में बाहर का खान पान किस तरह की एक न्यूरोलॉजिकल गंभीर बीमारी के रूप में आपको भारी पड़ सकती है, तो सलाह यही है कि बारिश के दिनों में कुछ भी प्रदूषित या बाहर का खाना पीने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि न केवल ये पेट खराब कर सकती है, बल्कि कहीं ना कहीं आपको न्यूरोलॉजिकल बड़ी परेशानी की तरफ भी ले जा सकती है। डॉक्टर साहब, आपने हमारे दर्शकों को ये बहुत अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका थैंक यू।